हेलो, गुड मॉर्निंग। यूट्यूब चैनल बर्ड्स फॉर एसएससी पर आपका स्वागत है। और हम यहाँ पर बात कर रहे थे सीपीओ 2020 में आए हुए क्वेश्चंस की। 23 नवंबर की जो सेकंड शिफ्ट थी, सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट थी, वो उसके क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। 35 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आगे के 15 क्वेश्चन आज हम करेंगे। इसमें सिंप्लीफिकेशन और डीआई, इनके क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इनके बारे में बता दूं कि इनका रोल बहुत होता है एग्जाम्स में। बहुत सारे क्वेश्चंस इनमें से रिपीट होते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको सीएचएसएल और सीजीएल, जीडी, इन एग्जाम्स में आपको काफी हेल्प करेंगे। दोस्तों जुड़े रहना मेरे साथ और चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। 9 सेमी भुजा वाले एक ठोस धात्विक घन और 5 सेमी, 13 सेमी और 31 सेमी विमा वाले एक ठोस धात्विक घनाभ को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, तो नए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना कि कोई भी मटेरियल, कोई भी वस्तु, अगर उसको किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए, जैसे मान लो पहले कुछ और उसका फॉर्म था, कुछ और आकृति थी, बाद में किसी और में कन्वर्ट करते हैं, तो उसका आयतन हमेशा सेम रहता है। आयतन परिवर्तन नहीं होता, उसका क्षेत्रफल परिवर्तन हो सकता है और भी प्रॉपर्टी परिवर्तन हो सकता है उनका, लेकिन आयतन हमेशा सेम रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसका आयतन पहले और बाद में सेम करेंगे। पहले की कंडीशन में क्या था, एक तो घन था 9 सेमी भुजा वाला, तो घन का आयतन होता है दोस्तों भुजा क्यूब, 9 का क्यूब, प्लस एक घनाभ था जिसकी तीनों साइड एल, बी और एच दे रखी है, तो घनाभ का आयतन होता है दोस्तों एल बी एच, तो 5 गुणा 13 गुणा 31। और ये क्या, जो भी नई आकृति बनेगी उसके आयतन के बराबर होगा। तो नया घनाभ मान लिया एक्स भुजा का, तो वो क्या होगा जाएगा दोस्तों एक्स क्यूब। ये हो गया दोस्तों 729 प्लस 65 इंटू 31 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। 65 इंटू 31 दोस्तों कितना हो गया, ये हो गया दोस्तों हमारे पास 180, 1800 और 15 प्लस 200, 2015। ये हो गया दोस्तों 2015। तो एक्स क्यूब की वैल्यू यहां से क्या आ गई हमारे पास 2744। ये होता है दोस्तों 14 का क्यूब, मतलब एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है 14। हमसे पूछा क्या है, नए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, 6 गुणा 196। ये हो गया दोस्तों हमारे पास 1200 माइनस 24, 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक आयताकार लॉन जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी है, जिसे इसकी भुजाओं पर 4 अर्धवर्ताकार आकृतियां बनाने के लिए बढ़ाया जाता है। पूरे लॉन को 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करवाने की कुल लागत क्या है, यदि आयताकार लॉन की छोटी भुजा की लंबाई 12 मीटर है। ध्यान देना दोस्तों, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं कि मैं आपको समझा पाऊंगा। कोई भी क्या दोस्तों आयताकार लॉन है जिसकी छोटी भुजा, मतलब उसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है 12, और लंबाई क्या है, छोटी भुजा की दोगुनी है, चौड़ाई की दोगुनी है, तो ये होगी दोस्तों हमारे पास 24। और क्वेश्चन में बोला गया है कि इसके चारों साइड पर क्या है, अर्धवृत्त बने हुए हैं। इसकी चारों साइड पर अर्धवृत्त बने हैं और इस पूरे एरिया को क्या करना है, इनको समतल करना है 100 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की रेट से। तो टोटल कॉस्ट क्या पड़ेगी वो हमसे पूछा गया है। दोस्तों 1 मीटर स्क्वायर को करने में 100 रुपए लग रहे हैं, तो अगर इसका पूरा एरिया फाइंड आउट कर ले हम और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो इसका टोटल एरिया क्या होगा दोस्तों, पहले तो इस रेक्टेंगल का, इसका हो जाएगा दोस्तों 24 गुणा 12 प्लस ये और ये, इन दोनों सेमी सर्किल क्या रेडियस सेम है 12-12। ये दो सेमी सर्किल मिलके क्या एक सर्किल बना देंगे, और एक सर्किल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर, पाई गुणा 12 का स्क्वायर, प्लस ये दोनों सेमी सर्किल मिलके
एक सर्किल बना देंगे और जिसकी रेडियस क्या है दोस्तों 6, टोटल ये 12 है तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी 6, तो पाई गुणा 6 का स्क्वायर। ये हो गया दोस्तों हमारे पास 28, इनमें से पाई कॉमन ले लो तो ये बचा हमारे पास 144 प्लस 36, ये 288 प्लस 3.14 गुणा 180। दोस्तों कैलकुलेशन काफी बड़ी हो जाएगी और इसको 100 से गुणा भी करना है क्योंकि 100 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है। तो ये हो गया दोस्तों हमारे पास। अगर इसके हम लास्ट के 2 डिजिट देखें तो सबके क्या अलग अलग है, तो हमारा यूनिट डिजिट से काम हो जाएगा क्योंकि पीछे वाली तो एक 0 ही बचेगी। ये हो गया दोस्तों, अगर इसका यूनिट डिजिट निकाले तो 31.4 गुणा 3140, ये 2 0 अंदर आएंगे, 3140 गुणा 18, तो लास्ट का 0 है दोस्तों, 8 गुणा 4 2। तो दोस्तों यहाँ पर 0 0 0 और ये हो गया 2, तो लास्ट के 2 डिजिट होंगे दोस्तों हमारे पास 2 0, जो कि ऑप्शन ए में है। यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि sec 3x बराबर cosec 3x माइनस 45, जहां 3x एक न्यून कोण है तो x की वैल्यू। एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, अगर sin x बराबर cos y हो तो ये हमेशा तभी पॉसिबल होगा जब x प्लस वाई की वैल्यू 90 डिग्री हो। उसी प्रकार अगर tan x और cot y बराबर हो तो ये भी तभी पॉसिबल है जब x प्लस वाई की वैल्यू 90 डिग्री हो। और तीसरी, अगर sec x बराबर cosec y हो ये भी तभी पॉसिबल है जब x प्लस वाई की वैल्यू 90 डिग्री हो। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, sec 3x प्लस cosec 3x माइनस 45, तो x की जगह क्या है दोस्तों यहाँ पर 3x और y की जगह 3x माइनस 45, तो x प्लस वाई 90 होना चाहिए तभी ये दोनों क्या बराबर होंगे। तो 3x माइनस 45 बराबर 90। यहाँ से 6x की वैल्यू आ गई दोस्तों 45, हमसे पूछा क्या है 3x की वैल्यू, तो 3x क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आधा 22.5 डिग्री 22.5 डिग्री, यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या जो 5, 6, 8, 10 और 12 से पूर्णतः विभाज्य है क्या होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन। छोटी से छोटी संख्या जो इन सब से विभाजित होती है वो हमेशा इनका एलसीएम होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इन सब का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, 5, 6, 8, 10 और 12। 5 का दोस्तों 5 गुणा 1, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3, 8 को 2 गुणा 2 गुणा 2, 10 को 2 गुणा 5, 12 को 2 गुणा 3। तो इनमें सबसे कॉमन लेना है। एक तो 5 आ गया, यहां से 3 एक बार आ गया, 2 कितनी बार है मैक्सिमम 3 बार, 2 गुणा 2, ये दोस्तों इसका एलसीएम हो गया। तो ये हो गया दोस्तों 40 गुणा 3 120, यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 30 प्लस cos स्क्वायर 60 माइनस sec 35 sin 55 अपॉन sec 60 प्लस cosec 30, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। अभी पिछले क्वेश्चन में, उससे पिछले क्वेश्चन मैंने आपको एक बात बताई थी कि sin x बराबर cos y, ये कब बराबर होगा, जब x प्लस वाई की वैल्यू 90 डिग्री हो। तो इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर पहले x प्लस वाई की वैल्यू 90 डिग्री दे रखी हो तो sin x और cos y बराबर होगा। तो दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। sin 30 की वैल्यू ये आपको याद होनी चाहिए 1/2, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों 1/4। cos 60 की वैल्यू 1/2, तो इसका स्क्वायर 1/4, माइनस इसको लिख सकते हैं दोस्तों sin 55 अपॉन sec होता है दोस्तों 1 अपॉन cos, तो ये हो जाएगा cos 35। यहां पर आप देख रहे होंगे कि इन दोनों का सम कितना आ रहा है 90 डिग्री। तो जब ये मान लो x है ये y है, तो x प्लस वाई क्या 90 डिग्री है, इसका मतलब sin x और cos y बराबर है, मतलब ये दोनों क्या बराबर है। ये बराबर है तो ये कट जाएंगे, ये बचा हमारे पास 1/2 माइनस 1, माइनस का 1/2, ये तो हो गया ऊपर वाली टर्म। नीचे क्या आएगा दोस्तों sec 60, sec 60 की वैल्यू होती है दोस्तों 2, प्लस cosec 30 की वैल्यू होती है 2, तो ये हो गया 4। क्वेश्चन में क्या दे रखा है 1/2, तो ऊपर है नीचे 4, ये हुआ 1/8 माइनस का, यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा।
चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि निर्धारित समय से पहले हाउस टैक्स का भुगतान किया जाता है तो बिल की राशि पर 12% की छूट मिलती है। निर्धारित समय से पहले टैक्स का भुगतान करने पर एक व्यक्ति को 2100 रुपए की छूट मिली, तो हाउस टैक्स की राशि क्या है? दोस्तों छूट कितनी मिलती है? 12%। और उस व्यक्ति को टोटल छूट कितनी मिली? 2100 रुपए। इसका मतलब क्या? 12% की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 2100 रुपए और पूछा कि हाउस टैक्स की राशि 12% छूट कितने पर मिली है? 100%। प्रतिशत का मतलब क्या? 100 ही तो होता है, तो 100 पर 12% की छूट मिली है, इसका मतलब कितने? 2100 की मिली है। हमसे पूछा क्या? टैक्स की राशि, तो 100 की वैल्यू हमको निकालनी है। 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? 2100 बटा 12 गुणा 100, 3 से ये 25 बार 175,000। ये हो गया दोस्तों टोटल हाउस टैक्स। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक्स किसी कार्य को 3 दिन में कर सकता है, वाई उसी कार्य के 3 गुने को 8 दिन में कर सकता है और जेड उसी कार्य के 5 गुने को 12 दिन में कर सकता है। यदि वे प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हैं तो एक साथ मिलकर कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन वैसे तो गलत है, इसमें कुछ एरर है, पर एसएससी ने इसे एरर नहीं माना, क्योंकि गौर से देखने पर इसमें एरर पता चलती है। पर इसका आंसर अगर हम निकालना चाहे तो आंसर भी निकाल सकते हैं। तो एरर क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा और आंसर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक्स है वो किसी कार्य को क्या 3 दिन में कर सकता है, वाई उस कार्य के 3 गुणे को 8 दिन में करता है, तो उस कार्य के 3 गुणे को 8 दिन में करता है, तो 1 गुणे को काम करने में उसको कितना टाइम लगेगा? 8/3। और जेड उसी कार्य के 5 गुने को 12 दिन में करता है, तो उस कार्य को करने में उसको टाइम कितना लगेगा? 12/5। अब मैंने आपको बताया था कि इन तीनों के क्या एलसीएम है उसको हम टोटल वर्क मान लेते हैं। तो ऊपर वाले टर्म में इनका एलसीएम ले लो तो आएगा दोस्तों 24। ये मान लो कि इसका क्या टोटल वर्क है, ये हो गया इसका टोटल वर्क। अगर 24 टोटल वर्क है और 3 दिन में वो पूरा कर रहा है, इसका मतलब 8 दिन पर डे वो कितना काम करेगा? 8। और अगर 8 दिन में वाई 8/3 दिन में वाई पूरा कर रहा है तो पर डे वाई कितना काम करेगा? 24/8/3। ये हो गया दोस्तों 9। उसी प्रकार 12/5 दिन में वाई पूरा कर रहा है, तो एक दिन में जेड कितना काम करेगा? जेड एक दिन में जेड काम करेगा दोस्तों कितना? 10। क्यों? 24/12/5। तो ये हो गया दोस्तों हमारे पास 10। तो अगर तीनों मिलकर काम करे तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे दोस्तों? 27। तो टोटल काम करने में टाइम लगेगा 24/27, मतलब 8/9। 8/9 दिन काम लगेंगे इनको, 8/9 दिन इसको टाइम लगेगा काम पूरा करने को। किनको? तीनों को साथ में। और हमको क्वेश्चन में एक लाइन और एक्स्ट्रा दी है कि वो प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं। इसका मतलब इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया दोस्तों 16/3, मतलब 5 घंटे और 20 मिनट। यह तो है इसका आंसर। पर इसमें एरर क्या है कि इन्होंने पहले एक्स, वाई और जेड इनको मतलब बताया नहीं कि वो प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं। इनको साथ में ये एक लाइन और ऐड करनी चाहिए थी कि अगर एक्स, वाई और जेड प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं, और ये एक लाइन इसमें और ऐड होती तो क्वेश्चन सही होता। पर एसएससी ने इसे गलत नहीं माना है और इसका आंसर दिया एसएससी ने 5 घंटे 20 मिनट। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वार्षिक साधारण ब्याज की दर 11% से बढ़कर 17.5% हो जाती है तो किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 1071.2 रुपए तक बढ़ जाती है, तो निवेशित मूलधन क्या है? साधारण ब्याज का एक ही फॉर्मूला होता है दोस्तों, एसआई का, P गुणा R गुणा T/100। P क्या है? यहाँ पर प्रिंसिपल है, मूलधन, R रेट है और T टाइम है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर वार्षिक आय बढ़ती है, आय बढ़ती है मतलब उसका क्या? ब्याज में परिवर्तन आया है, मूलधन तो वही है। तो 1071.2 रुपए ये क्या? इसके मूलधन में चेंज आया है। और ये चेंज किस वजह से आया है दोस्तों? क्योंकि उसकी रेट बढ़ गई थी। कितनी बढ़ी रेट? 11 से 17.5 हुई, मतलब 6.5% उसकी रेट बढ़ी है।
13/2% उसकी रेट बढ़ी है। गुणा टाइम वार्षिक आय में, तो मतलब एक साल की कैलकुलेट करना हमको 1/100, 1 पॉइंट से 1 0 कट गया। 13 से इसमें डिवाइड दे दोस्तों, तो ये गया हमारे पास 104, 3, 20, 5, 13, 14, 52। ये हो गया दोस्तों 1648 रुपए। यही हमारा प्रिंसिपल होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अलग अलग संचालित होने पर किसी टंकी को भरने में पाइप ए को पाइप बी से 5 घंटे कम लगते हैं, और अब जो दोनों पाइप एक साथ संचालित होते हैं तो टंकी 6 घंटे में भर जाती है। यदि पाइप बी को अकेले संचालित किया जाता है तो यह टंकी कितने समय में भर देगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन मेंस में आते हैं, तो समझने की कोशिश करना, ध्यान देना, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कोई भी दो पाइप है ए बी और दोनों साथ मिलके ए प्लस बी, दोनों पाइप साथ संचालित होते हैं तो टंकी कितने में 6 घंटे में भर जाती है। और पाइप ए को पाइप बी से 5 घंटे कम लगते हैं। पाइप ए को पाइप बी से 5 घंटे कम लगते हैं, मतलब अगर ए को x घंटे लग रहे हैं तो बी को कितने x + 5 लगेंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनका जो भी एलसीएम होगा उसको हम टोटल वर्क मान लेंगे। तो इनका एलसीएम क्या होगा दोस्तों, x + 5 × 6। ये हो गया दोस्तों इसका टोटल वर्क। और इनकी एफिशिएंसी क्या होती है, इसमें इसका भाग देने पर आ जाता है दोस्तों इसकी एफिशिएंसी। तो वो आएगी हमारे पास 6 × x + 5। इसका इसमें भाग दे तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी दोस्तों 6 × x, और इसमें भाग देने पर x × x + 5। ये तो क्या है, इन दोनों की टोटल एफिशिएंसी है, और ये इनकी इंडिविजुअल है। तो जब इंडिविजुअल को मिलाएंगे तो ही टोटल एफिशिएंसी आएगी। तो उन दोनों को ऐड कर देते हैं दोस्तों। 6x + 5 + 6x बराबर x + 5। ये होगा दोस्तों हमारे पास 12x + 30 बराबर x² + 5x। ये हो गया दोस्तों x² - 7x + -30 बराबर 0। तो इसको दो टुकड़ों में तोड़ना है कि उसको मल्टीप्लाई करने पर -30 आ जाए। x² - 10x + 3x -30 बराबर 0। ये तो हो गया दोस्तों -7x, और इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो -30। यहां से x की वैल्यू आ गई दोस्तों हमारे पास 10। अब हमसे क्या पूछा है कि पाइप बी को अकेले संचालित किया जाता है तो कितना टाइम लगेगा। मतलब बी की एफिशिएंसी है, टोटल वर्क ये, यही टाइम लगेगा। और टाइम क्या दोस्तों 6x + 5, ये तो टोटल वर्क, और इसकी एफिशिएंसी क्या है 6x। तो टाइम लगा दोस्तों इसको x + 5, और x की वैल्यू हमारे पास 10 है। 10 + 5 15 दिन, नहीं सॉरी 15 घंटे। यही इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्यक्ति ए बी और सी के समूह का औसत वजन 70 किलोग्राम है। जब डी इस समूह में शामिल होता है तो औसत 60 किलोग्राम हो जाता है। एक व्यक्ति ई जिसका वजन डी से 5 किलोग्राम अधिक है ए की जगह लेता है, और बी सी डी और ई का औसत वजन अब 59 किलोग्राम हो जाता है। तो ए का वजन ज्ञात करें। जितनी लैंग्वेज इसकी टफ है उतना ये टफ क्वेश्चन है नहीं, आसान क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। 3 व्यक्ति है ए बी और सी, इन तीनों का औसत वजन 70 है। तो इन तीनों का टोटल वजन कितना हो जाएगा दोस्तों 210 kg। अब क्या है कि जब डी इस समूह में शामिल होता है तो औसत 60 किलोग्राम हो जाता है। डी को शामिल करो तो औसत वजन इसका क्या 60 हो जाता है। तो इन चारों का सम क्या हो जाएगा दोस्तों 240। अगर ए बी सी तीनों का 210 है और ए बी सी डी चारों का 240 है, तो डी का औसत वजन डी का वजन कितना हो गया दोस्तों 30 किलोग्राम। अब आगे क्या बोला है इसने कि एक व्यक्ति ई जिसका वजन डी से 5 किलोग्राम अधिक है। डी का वजन क्या है दोस्तों 35 kg, डी से 5 ज्यादा है। ए की जगह लेता है और बी सी डी ई का औसत वजन 59 किलोग्राम हो जाता है। ए तो बाहर निकल गया, बी सी डी और ई इन चारों का औसत वजन क्या हो गया दोस्तों 59 किलोग्राम। 4 × 59, ये हो गया दोस्तों हमारे पास 236।
अब BCD दोस्तों, अगर ABCD चारों का 240 है तो BCD का क्या हो जाएगा दोस्तों, 240 माइनस A, और E की जगह तो 35 है ही, तो E का 35 हमारे पास है, ये होगा दोस्तों 236। तो A का वजन क्या हो जाएगा, 4 + 35 39 किलोग्राम। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई व्यक्ति 300 किमी की दूरी तय करता है और फिर आरंभिक बिंदु पर वापस आता है। उसके द्वारा जाने में लगा समय वापस आने में लगे समय से 5 घंटे अधिक है। यदि वह जाने की चाल से 10 किमी घंटा अधिक चाल से वापस लौटता है तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया था और अब वापस बता रहा हूं कि जब दो अलग अलग डिस्टेंस सेम दे रखी हो, मतलब या तो जाने की वापस आने की या फिर आधी गया आधी और गया, अगर ये डिस्टेंस सेम हो और कोई भी दो अलग अलग चाल से जा रहा हो, अगर ये V1 है ये V2 है और उन दोनों में टाइम का डिफरेंस भी दे रखा हो del t, तो इसके लिए एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, D बराबर V1 V2 अपॉन V1 माइनस V2 का डिफरेंस गुना टाइम का डिफरेंस। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, क्योंकि दो पहले तो वापस गया और फिर वापस आया, तो दो अलग अलग चाल से सेम डिस्टेंस कवर की उसने। डिस्टेंस तो कितनी है दोस्तों, 300 किलोमीटर की। मान लो पहले चाल V थी और बाद में 10 घंटा अधिक की चाल से वो वापस लौटा, तो बाद में उसकी चाल हो गई V + 10। डिफरेंस कितना हो गया दोस्तों इनका, 10, और टाइम का डिफरेंस 5 घंटे अधिक है तो मात्र 5 हो गया। यहां से V + 10 बराबर हो गया 600। यहां से दोस्तों V की वैल्यू हमारे पास आ गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे क्या पूछा गया कि पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल। V की स्पीड से तो वो गया दोस्तों और 30 की स्पीड से वापस आया V + 10 की स्पीड से, तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा, V एवरेज 2V1 V2 अपॉन V1 + V2। ये एवरेज का फॉर्मूला होता है दोस्तों, 2 × 20 × 30 अपॉन 20 + 30 50। ये हो गया दोस्तों 4 × 6 24 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, जिसमें से कुछ DI और सिंप्लीफिकेशन के थे, उनको मैंने स्किप किया है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी कुछ हेल्प ले सके इस वीडियो से। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।